हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। और ठीक है? अरे हम तो आशीर्वाद है भाई साहब। हम आपकी विधानसभा में गए थे। है जी। आपकी विधानसभा में गए थे, मैंने कहा रिस्क केस। वाह वाह धन्यवाद आपका। वो भाई साहब मैं ये कह रहा था, मैं IDPL उनके धरने पे गया था ना। जी आप वो मेरी DFO से भी बात हुई थी, त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। जी जी। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम JCB लेके तोड़ देंगे। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। जी। अभी तो आप फिलहाल DM को बोल के और DFO को बोल के कि भाई, और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय है, बोलो इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। नहीं मेरी बात हुई थी अभी DM से 1 घंटा पहले। अच्छा। मैंने कहा भैया बारिश जो आपने वर्जन दिया यही वर्जन मैंने उसको दिया। हाँ बल्कि 1:45 के लगभग बात ही मैंने कहा भैया इनको क्यों उजाड़ रहे हो, बारिश में इन पे ना तो जगह है ना स्थान है। हाँ। मैंने बल्कि दूसरी बात कही है, मैंने कहा अभी जहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों ने झोपड़ी बस्ती बना रखी है। हाँ मैंने भी आज उनके संबोधन में वहाँ यही बोला भाई हम ऐसी स्थिति में आप उनको भी जगह देते हो, रास्ता के लिए खाना भी देते हो, सब कुछ देते हो। हाँ। और इनको तो उजाड़ रहे हो तो इनको भी है भाई, बरसात में तो कम से कम तो मानवता हमारे में रहनी चाहिए ना। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर से, मैंने कहा भाई कैसे भी होगा, कहीं बात आए तो बोल देना मैंने कहा है, तो देखी जाएगी जो भी होगा। कम से कम इतना 1-1.5-2 महीना जब तक करे नहीं, 1.5 साल हमने दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल दिया है तो अभी बारिश का मौसम है ना। हाँ एक्चुअल में मैं अग्रवाल जी, मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई जी और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई, और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी। जी। तो आप इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपने अध्यक्षता में सीनियर, क्योंकि आप फॉरेस्ट मिनिस्टर आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें इसके लिए। फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है क्योंकि अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ। एक तो कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30-1 बजे करीबन मैंने DM को सीधा फोन करके बोला है। मैंने कहा अभी इसको मानवता के आधार पर हमें इनको उजाड़ना नहीं चाहिए। पानी बरसात और ये सारी इनके कोई शेल्टर नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो कह रहे भाई जो लोग जिन पे मकान है कम से कम खाली करें। मैंने चलो उस पर हम विचार करेंगे, कम से कम जिन पे नहीं उनको तो आप मानवता के आधार पर रोको ना। नहीं अब एक्चुअल क्या ये, अरे बोलो 3 महीने तो वैसे ही रोक लो, फिर उसके बाद देखेंगे। बोलो सरकार डिसीजन लेगी ना। बोलो आप तो बोलो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जो है बरसात का मौसम बना के दुनिया। मैंने कहा है, अब देखो कल क्या फिर मिलकर समझेंगे बात को। नहीं लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा शाम तक भाई साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो DFO से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे मैंने DM से परमिशन ले ली है, और वो तो वो कह रहा सर मैं तो लाचार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर DM मुझसे कह देगी कि नहीं भाई अभी रुक 3 महीने रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। अब वही बात है, DM कह रही है ऊपर से कहलवाओ, मैंने कहा ऊपर से मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा चाहिए क्या चाहिए भाई। नहीं आप एक काम करो, कोई बात बड़े बोल देना मैंने कहा है, नहीं मेरे ऊपर आ जाएगी बात। आप जो है ना एक लेटर थोड़ा इमोशनल होके लिखो, एक आप चीफ सेक्रेटरी को लिखो और प्रतिलिपि कर दो DM को। और आप अभी तो फिलहाल बरसात का बहाना बना के इमोशनल बनाओ कि भाई इस समय क्योंकि बरसात है, इस समय पूरा प्रदेश में तराई रुकी। चमोली की घटना का उल्लेख कर दो, इतना बड़ा हादसा चमोली में हो गया है, और ऐसे समय में इनको खाली कराना ये जो है ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो एक ये बना वो कर दो आप इस समय, तो एक लेटर लिख के भेज दो इनको। फिर इनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है अग्रवाल जी, प्रणाम। कि हमारे जो कार्रवाई हो रही है, जो कल इन्होंने कार्रवाई की घोषणा की है, उसको रोकने के लिए हम IDPL पूरा विश्वास आप पे रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमें कोई राह जरूर दिखेगी। मैं मंत्री जी कहूंगा कि वो भी अपनी बात
सम्मानित हमारे सभी मेरे बुजुर्गों, बुजुर्ग माताओं, भाई और बहनों, बहुत सम्मानित हमारे रमोला जी, सुधीर जी, संदीप जी, अनुसुया, मेरी बहन अनुसुया जी, कांता कंडवाल जी, आज क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से इस आईटीपीएल को, जब मैं श्रीनगर से ऋषिकेश आता था तो मेरे एक रिश्तेदार थे यहाँ पीआरओ विक्रम चौहान जी, तो मैं अक्सर उनके घर पर आता था और मैं बहुत पिछले 40-45 साल बहुत बार मुझे आईटीपीएल आने का मौका मिला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंत्री के रूप में भी और एक कार्यकर्ता के रूप में भी, क्योंकि मैं वन मंत्री था पिछली सरकार में, 1-1.5 साल पहले वन मंत्री था। मेरे सामने भी ये विषय आया था कि 2021 में आईटीपीएल की लीज खत्म होगी और आईटीपीएल ने दोबारा लीज के लिए अप्लाई नहीं किया, दोबारा इस लीज को बढ़ाने के लिए अप्लाई नहीं किया। उस समय एम्स ने मुझसे जमीन मांगी। एम्स के डायरेक्टर और डॉक्टर विजन जी मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमको कुछ एम्स को विस्तार करना है और उसके लिए कुछ जमीन हमको चाहिए। तो क्योंकि वो बंजर जमीन थी जो हमने उनको दी, तो मैं तुरंत जो है, उनको उम्मीद भी नहीं थी एम्स को, और मैंने एक दिन के अंदर शासनादेश जारी करके वो जमीन एम्स को दे दी। बाकी जमीन पर हमने कहा क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं है, ठीक है लीज समाप्त हो गई है। आप देखोगे, क्योंकि मैं वन मंत्री रहा हूं, एक उदाहरण मेरे सामने है। आप ऋषिकेश से लेकर और तपोवन तक जाओगे, कौड़िया तक जाओगे, जितने आश्रम बने सबकी लीज किसी की 10 साल पहले खत्म होगी, किसी की 20 साल पहले खत्म होगी, किसी की 40 साल पहले खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी, लीज समाप्त होने के बावजूद भी, वो आश्रम अपनी जगह बनेंगे। अगर खाली करना है, इस उत्तराखंड में हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि आज भी लोगों के कब्जे में। बिड़ला ग्रुप की लीज लाल कुआं में समाप्त हो गई थी, 10 साल पहले समाप्त हो गई थी, तो मैंने 2020 में उनकी लीज फिर रिन्यू करवाई। 10 साल तक लाल कुआं में बिड़ला की फैक्ट्री बिना लीज की चलती रही। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं आज भी सुबह मैंने वन विभाग, क्योंकि जितने अधिकारी हैं वो सब मेरे साथ भी थे, चाहे अनूप मलिक हैं जो बीसीसीएफ हैं, चाहे डेपो त्रिपाठी हैं, उनको मैं ही यहां देहरादून डेपो लाया था। अब वन विभाग के अधिकारियों ने तो लाचारी व्यक्त करी। जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने वन विभाग के सभी अधिकारियों से बात की, डेपो देहरादून से बात करी, त्रिपाठी से, क्योंकि उसको मैं ही चक्रौता से देहरादून लाया था। जब मैं मंत्री था मैंने ही इसका ट्रांसफर यहां किया था। अनूप मलिक जो बीसीसीएफ है, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मैंने उनसे बातचीत करी। उनका कहना यह था कि हमारे हाथ से बात निकल गई है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर जब तक कोई निर्णय नहीं करेगा। तो मैंने कहा इसमें कोई हाईकोर्ट का निर्णय, कोई हाईकोर्ट का निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, तो फिर तो मजबूरी है। तो उन्होंने कहा कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है, ना हाईकोर्ट का कोई निर्णय, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, केवल लीज समाप्त हो गई है। वो प्रदेश की सरकार अपने स्तर पर चाहे तो अभी दोबारा उतरे हिस्से को लीज पर, जब तक इनका पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक उनको लीज को एक्सटेंशन कर सकती है, तब तक खाली करने का निर्णय को स्थगित कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हाथ से निकल गई हो। हाईकोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मजबूरी है प्रदेश सरकार की। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं कोई मजबूरी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नहीं
कि जिससे कानूनी रूप से सरकार की मजबूरी हो, जिसको लीज इसको खाली कराना मजबूरी हो। तो मैं इसलिए, हालांकि अधिकारियों ने मुझसे कहा कि जैसे अभी आपने सुधीर जी ने कहा, संदीप जी ने कहा कि 23 तारीख को हमने डीएम से भी परमिशन ले ली है। जब परसों वो खाली कराने के लिए आए थे तो उस दिन डीएम की परमिशन नहीं थी, अब उन्होंने डीएम को भी परमिशन ले ली है। तो कोशिश करेंगे। जैसे अभी अनुसुईया जी ने कहा, अभी हमारे रमोला जी ने कहा, इसमें अभी डोयाला में जब टाउनशिप बनाने की बात आई थी, अभी मैं रास्ते में अपने साथी विजय चौहान और इनसे बातचीत कर रहा था। मैं भी गुरुद्वारा में उनका कार्यक्रम था, जो टाउनशिप स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय है और वहां किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने का निर्णय था। तो बहुत बड़ा धरना था, मैं भी गया, उस धरने पे गया था 2 दिन पहले परसों। लेकिन उनकी एकता के सामने मुझे लग रहा है कि सरकार पीछे आ जाएगी। उनके संघर्ष के आगे लग रहा है सरकार पीछे आ जाएगी। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, और मैं अपने कांग्रेस के सभी साथियों से भी कह रहा हूं कि और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी कह रहा हूं, जिस तरह मैंने वहां देखा गुरुद्वारा में जब कार्यक्रम था तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी आए थे, प्रधान नेगी आए थे, बहुत सारे लोग आए, सरदार जी जो भाजपा से जुड़े लोग वो थे उस बैठक में। उन्होंने कहा, उस बैठक में उन्होंने कहा हमारे लिए पार्टी बाद में है, पहले आपका घर, आप हमारे लिए पहले हो, आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे गांव के हो, आपसे हमारे जज्बात जुड़े। अगर आपकी भूमि पे कब्जा होगा तो हम भाजपा के साथ नहीं खड़े होंगे, सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे में अपने ऋषिकेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रानी से ऊपर उठ के होती है। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, कोई यूकेडी में होता है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। लेकिन जब कोई विपत्ति किसी पे आती है, हम दलगत भावना से ऊपर उठकर उस समय उस समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, अगर खाली कराना है आपको, अरे झुग्गी झोपड़ी में लोग बसते हैं, वो अधिकारी कह रहे साहब ये अनाधिकृत बस हैं। देहरादून के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर पूरी झुग्गी झोपड़ी में बसे थे लोग। जब सरकार को उनको खाली कराना था तो उनके लिए घर बना के दिए गए और तब उनको खाली कराया गया। आज देहरादून में भी जितनी टाउनशिप बन रही है, जितने फ्लैट बन रहे हैं, उसमें यह निर्धारित होता है कि आपको इतने भूमि पर आप बिल्डिंग बना सकते हो, इतनी भूमि पर आपको इन झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए 1 BHK 2 BHK के घर बना के देने होंगे, फ्री में देने होंगे। अगर ऐसी कोई योजना बना दे सरकार कि भी आईडीपीएल 1200 1400 जितने भी परिवार बचे हैं जिनके पास घर नहीं है, ये ठीक है अनाधिकृत रूप से उनके दादा परदादा बाप भाई आईडीपीएल में नौकरी करते थे, आईडीपीएल में रह रहे थे। आज आईडीपीएल बंद हो गई, घर की स्थिति ऐसी नहीं है। आदमी, मुझे मालूम है, व्यक्ति रिटायर हो गया 10-20 लाख 40 लाख, उस जमाने में आज से 10 साल पहले 5 साल पहले कोई रिटायर हुआ होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया होगा तो कुछ 20 लाख मिलेंगे, किसी 30 लाख मिलेंगे, लड़की की शादी में खर्च होंगे, वो भी नहीं मिलेंगे। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5-10 लाख रुपए मिले होंगे बच्चों की पढ़ाई पे, लड़कों बच्चों की शादी पे खर्च हो गए। और आज किसी को 4 किसी को 5 ऐसे हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, कालागढ़ के सामने, कालागढ़ भी मैं भाई प्रेम अग्रवाल से कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा थी कोटद्वार, मैं वन मंत्री था, कालागढ़ में भी इसी तरह की समस्या थी कि वो तो कॉर्बेट पार्क है, ये तो क्या रिजर्व फॉरेस्ट है। वो कॉर्बेट था, सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन हो गया था कि कालागढ़ को खाली कराया जाए,
लेकिन मैंने कालागढ़ को खाली नहीं होने दिया, मैंने खाली कर नहीं होने दिया। जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कालागढ़ को खाली करने का। मैं सरकार के लोगों से इसलिए कहना चाहता हूं, मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने कमेटी बनाई, आज तक कमेटी की मीटिंग नहीं होनी थी। और कालागढ़ को, जबकि वो तो कॉर्बेट का पार्क है, वाइल्ड लाइफ पार्क है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको खाली करने का, एनजीटी का डिसीजन था उसको खाली कराने का। लेकिन सरकार चाहे, मैं इस बात के लिए राज्य सरकार के कुछ लोग अगर अपने प्रेम भाई से कहना चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है, जब मैं डोयला में उनके घर पे बहुत रुका हूं रात 80, 81, 82 में, उनके चाचा जी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये उसकी जिम्मेदारी है प्रेम भाई की, इसलिए कह रहा हूं कि वो उनकी विधानसभा क्षेत्र है। जैसे मैंने कालागढ़ की लड़ाई लड़ी, चीफ सेक्रेटरी कहने का सर ये कैसे हो सकता है, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र कहने का कैसे हो सकता है, मैंने कहा तुम चुपचाप रहो, मैं जो कह रहा हूं उस तरह हो सकता है। कह रहे कैसे हो सकता है, मैंने कहा हम एक कमेटी बना देंगे, मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई, मेरी अध्यक्षता में कमेटी बन गई, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया कि राज्य सरकार ने इस पर कमेटी बनाई। आज तक कमेटी का निर्णय हुआ नहीं, वो खाली नहीं हो पाया। तो करने के बहुत सारे तरीके, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी हम कालागढ़ को नहीं खाली होने दिया, तो यहां तो कोई डिसीजन भी नहीं है, किसी कोर्ट का भी डिसीजन नहीं है। आप 5 साल 10 साल आईडीपीएल के लोगों के लिए कॉलोनी बना दो, इसी जमीन में से कोई एक जमीन किनारे 1200 परिवार हैं, 50-100 बीघा जमीन पे अलग से एक कॉलोनी बना दो, कॉलोनी आवंटन कर दो, इनको मकान 2 BHK 3 BHK फ्लैट बनाकर। तो मैं रास्ता बता रहा हूं, आवंटन कर दो, फिर धीरे धीरे एक तरफ से काम चलता रहेगा, एक तरफ से धीरे धीरे उधर फ्लैट बनते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे, तुम धीरे धीरे खाली कराते रहना। इनको भी नए मकान मिल जाएंगे, अपने घर मिल जाएंगे, और ये भी खाली हो जाए। लेकिन अगर तरीका हो, भाई आप कैसे किसी को ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी नहीं खाली करा सकते, जबकि वो कोई बिहार से आया, कोई बांग्लादेश से आया, कोई कहीं से आया होगा। अब इस केस में जितनी झुग्गी झोपड़ियां कोई खाली करा के दिखा दे जरा। तो आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं खाली कराते कि उनका वोट चाहिए। तुम्हारा वोट नहीं चाहिए क्या? क्योंकि उनका वोट चाहिए। अगर आज उनके झुग्गी झोपड़ी के सारी झुग्गी झोपड़ी अनाधिकृत है, कोई सरकार आए नहीं खाली करा सकती हूं, बल्कि ये लेती कि इन झुग्गी झोपड़ियों को हमने नियमित करा दिया, सिरे लेती कि हमने इतनी झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करा दिया। ये निर्णय ले ले सरकार, हम आईडीपीएल के इतने लोगों को हमने इनको नियमित कर दिया, इनके नाम पे आवंटन कर दिया मकान, क्योंकि ये 20-25 वैसे भी कब्जे को कौन हटा सकता है, अधिकृत हो अनाधिकृत हो। 20-25 सालों से 50 सालों से जो उस घर में रह रहा है, अब 50 हो, 57 साल की तुम कैसे खाली करा सकते हो? मतलब मुझे मालूम है, मतलब कोई 50 साल से रह रहा होगा, 40 साल से रह रहा होगा, कोई 20 साल से रह रहा हो। 57 साल से मैं उसी मकान में हाँ, 57 साल से रहा, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे तो रोज का आना जाना रहा है। मैं कह रहा हूं कि 43-44 साल मुझे राजनीति करते हो गए, गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर, तब से मेरा यहाँ आना जाना है। और एक जैसे अभी हमसैया जी कह रही थी, और माता बहनों की आंखों में आंसू थे, स्वाभाविक है, एक लगाव सा हो जाता है, एक लगाव सा हो जाता है, घर के लगाव से हो जाता है। और जब अचानक कोई खाली करने के लिए कहे, भाई आप अपनी खुशी से कहीं बड़ा घर बन गया, आपका अच्छा घर बन गया, तब भी छोड़ने के लिए मन नहीं करता है। मेरी माँ जी पिताजी हैं श्रीनगर में, वहां गांव में रहते हैं, मैं उनको कितना कहता हूं, उनके लिए मैंने अलग से कमरा बना दिया,
सुविधाएं, बीमार हैं, 90 साल के हैं, उनके लिए मैंने कहा भाई नर्स रख देता हूं। वो जैसी तबीयत खराब होती तब आते हैं, फिर तबीयत ठीक होती फिर श्रीनगर घर चले जाते हैं। कहले नहीं हमको तो लगा हुआ है, अपने घर से लगा हुआ। एक इमोशनल होता ना आदमी। और इसीलिए जो अभी जब अंशुया जी कह रही थी तो आपकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे, अरे इनको ढीठ दिखाई दे रहे सरकार के लोगों को, ऐसी निर्दयी होगी सरकार। अरे हम तो कब कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर के पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, खूब होर्डिंग लगाओ कि राम मंदिर राम वहीं विराजमान होंगे। लेकिन एक होर्डिंग इस बात का भी लगा दो कि आईडीपीएल के लोग भी वहीं विराजमान होंगे। अगर देखने की कोशिश करो, अरे राम ने तो अहिल्या में भी अपने को देखा था। तो इन लोगों की क्या गलती? तो मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, कुछ बातें हमारे इन्होंने अच्छी कही कि आप सब लोग, मैं तो खुद ही कहता था, आप पता नहीं प्रेम को राजनीति करनी आती कि नहीं आती। दुर्भाग्य से क्या है कि ऋषिकेश के लोग बिना मेहनत के जितवा देते हैं, तो आदमी को फिर राजनीति समझ नहीं आती। जब एक बार दो बार धक्के लगते हैं ना, मैं एक बात कह रहा हूं, अच्छा नेता बनने के लिए जरूरी कि एक बार दो झटके लगने चाहिए। एक आध बार आदमी हारता है, नहीं तो मैं एक चीज बता दूं, ये उत्तराखंड बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह देखे, मुलायम सिंह देखे, मायावती देखे, तिवारी जी देखे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देखे, वीर बहादुर देखे। वहां के मुख्यमंत्रियों के दिमाग खराब नहीं होते थे। यहां तो ऐसा लगता है जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो ये सोचता है कि मैंने अब जीवन भर मुख्यमंत्री रहना है, और पता ही नहीं चलता है। जैसे त्रिवेंद्र राव को लगता था कि मैं पता नहीं अब मैं आजीवन मुख्यमंत्री रहूंगा, और शाम को पता चला कि हट गया। तो कई बार क्या होता है कि मेरे प्रेम भाई को मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें हरा देना, लेकिन उनको यह एहसास जरूर होना चाहिए। मेरे को भी हुआ था कभी घमंड, जब मैं 91 में विधायक बन गया पौड़ी से, और 27 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश मंत्री हो गया, तो मैंने सोचा भाई अब तो ऐसे में मंत्री रहूंगा, ऐसे सर करते रहेंगे, आईएएस अफसर डीएम वगैरह दरवाजा खोलने के लिए आते रहेंगे, तो दिमाग खराब हो जाते। 10-20 पुलिस वाले सर सलूट मारते हैं। तो मैं अब वाकया 6 दिसंबर को सरकार चली गई, जो मेरा ड्राइवर था, सरकारी ड्राइवर, मैं फोनिया जी घर पे था, उसने वहीं छोड़ दिया मुझे, सर मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। तो हरक सिंह को अपनी औकात पता चल गई, बेटा ये जो सर कर रहे थे ना 10-20 मिनट बाद, ये पहचानते भी नमस्ते भी नहीं करते, नमस्ते यही लोग करेंगे आईटीपीएल के लोग। अब मैं प्रेम भाई को कह रहा हूं कि एक बार ये उसकी जिम्मेदारी इसलिए है कि उसके क्षेत्र के मांग, मंत्री के रूप में नहीं कह रहा हूं, और ये सौभाग्य है कि वो मंत्री भी है, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए। और मैं कोई राजनीति, और मैं एक बात कह रहा हूं, प्रेम भाई आपकी समस्या का समाधान कर दे तो मैं भी उसको सोशल मीडिया पर ट्वीट करूंगा, और कहीं मिलेगा कि एक माला पहना दूंगा कि तूने आईडीपीएल की समस्या का समाधान किया। ठीक है भाई रमोला जी। और मैं रमोला भले चुनाव लड़ा कांग्रेस से, लेकिन मैं खुले मन से कह रहा हूं, हमारे रमोला जी फूलों की माला के साथ जब हमें हाँ पहली कर दी, ये तो देखो ये तो कैसा विद्यार्थी निकला, और रहा होशियार विद्यार्थी है। हम तो अटल जी ने कहा छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता। अरे प्रेम भाई, आपके जो संस्थापक नेता अटल जी, उनकी 2 पंक्तियां जो कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अरे दिल बड़ा करो। हम कांग्रेस ने तो दिल बड़ा कर दिया, लाख राजनीति हो, लेकिन हम जब भी माला पहना रहे, मैंने कभी कोई माला पहनाने का अवसर नहीं, मैंने अपने लोगों से कहा हमारे लोग दुखी है, हमारे आईडीपीएल के लोग दुखी, हमारे परिवार के लोग दुखी हैं। हम इस समय खुशी मनाने का अवसर नहीं। चमोली जिले में इतना बड़ा हादसा हुआ, हरिद्वार में इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, आज पूरा अंकिता हत्याकांड हुआ है, आज हम सारे लोग उत्तराखंड के लोग दुखी हैं। ये पिछले 1-1.5 साल हमारा उत्तराखंड का ऐसा व्यतीत हो रहा है, कुछ नक्षत्र भी ऐसे, राशि भी ऐसी बैठ गई है, हम सब लोग दुखी हैं।
कोई न कोई कारण ऐसा बन रहा है। और इस केस में तो लगता है रमोला जी गरण लग गया है। कभी हकीकत हत्याकांड के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं, कभी किसी की पिटाई हो जाती है उसको लेकर हम दुखी हो जाते हैं, कभी आईटीपीएल के साथ घटना होती तब हम दुखी हो जाते हैं, है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बार मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, आप प्रेम भाई के यहां बैठो और मैं प्रेम भाई से कहूंगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो आपके खाने पीने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था भी प्रेम भाई को करनी चाहिए। आप विश्वास करोगे नहीं करो मुझसे ये टिप्स में वैसे उसको मैं लेकिन खुले मन से दे रहा हूं। कोई अगर उनका कोई व्यक्ति हो तो उनसे कह दीजिएगा। मैं तो अपने विभाग में कोई समस्या होती थी, मेरे क्षेत्र में कोई समस्या होती थी तो मैंने कहा तुम मेरा घेराव करना, टेंट भी मैं लगवाता था अपने घर के बाहर, उनका खाने की व्यवस्था भी करता था और फिर मुख्यमंत्री फोन करता था मेरे घेराव हो रखा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, स्थिति खराब हो गई है। अगर 100 लोग होते तो 1000 लोग बोलता था, 1000 लोगों ने मेरे घेराव कर दिया। ये तो राजनीति के तरीके हैं, काम करने के तरीके हैं, अधिकारियों पे प्रेशर बनाने के तरीके हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं प्रेम भाई से, अभी तो प्रेम भाई ही कह रहा हूं, अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूं कि मैं उसकी राशि में बैठ जाऊंगा। अभी तक नहीं बैठा हूं उसकी राशि पर। एक बार निशंक ने मुझसे चुनौती कर, निशंक चीफ मिनिस्टर था, मैं उससे कुछ समस्याओं को ले गया और मैंने कहा भाई ये गलत कर रहे हो तुम। हाइड्रो प्रोजेक्ट जब बेच दिए थे, गंगा को बेच दिया था, तो मुझे कहना मैं मुख्यमंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा सुन ले कान खोल के, तुझ में और तेरी सरकार में जितना दम है तो लगा के देख ले, और मेरे अंदर जितना दम है मैं लगा के देखूंगा और 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवा के दिखवाया। मैंने त्रिवेणी घाट में धरना, त्रिवेणी घाट से शुरू किया था उसके खिलाफ धरना। त्रिवेणी घाट, हर की पौड़ी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, पूरा नंदप्रयाग, 52 जगह मैंने उसके खिलाफ धरना दिया, माहौल बनाया और 3 महीने मुख्यमंत्री से हट गया। तो मैं प्रेम भाई से कहना चाहता हूं, प्रेम भाई, मैं अपने छोटे भाई धामी से कहना चाहता हूं कि अभी तो मैं सम्मानित, अभी तो मैंने मोर्चा नहीं खोला है, लेकिन अगर हमारे आईडीपीएल के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं सरकार को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि जिस दिन रमेश पोखरियाल जी से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारा पार्लियामेंट क्षेत्र है, कल होगा नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम पार्लियामेंट क्षेत्र, मैं तो जिस दिन तक कोटद्वार से विधायक रहा हूं, मुझे मालूम था मैंने कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उन लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक था। मैं तो कोटद्वार में लसडौन से रुद्रप्रयाग जहां भी मैं विधायक रहा हूं, मैंने वहां के लोगों से कहा विधायक का रिश्ता 5 साल का होता, मंत्री का रिश्ता 5 साल का होता है। मैं आपके बीच में बेटर, मैं आपके बीच में विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके बीच में बेटर भाई बनने के लिए आया हूं। आपका मेरा रिश्ता तब तक रहेगा जब तक मेरी और आपकी सांसें हैं, और वही वायदा मैं आज आपके बीच में करके जा रहा हूं कि उनके, मैं आज आपसे वायदा करना चाहता हूं प्रेम भाई से और भाई निशंक से। निशंक को भी राजनीति में लाया हूं, वो शिशु मंदिर में आचार्य होता था, पहली बार 90 में टिकट मैंने दिया है पौड़ी से। मैं उन दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे आईडीपीएल के भाइयों के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि तुम लोगों की दोनों की विदाई होगी और तुमको जेल में डालने का काम हम लोग करेंगे, आज नहीं तो कल। ये वायदा मैं करना चाहता हूं। हम इस गंगा मां की सौगंध खा के कह रहा हूं, नीलकंठ बाबा के इस बद्री केदार की सौगंध खा के कह रहा हूं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हें जेल में डालना हो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हमने तो कफन बांध की राजनीति करते हैं, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन अगर इनके साथ नाइंसाफी होगी, बिना घर दिए हुए, बिना इनके घर दिए हुए इनको खाली कराने का काम करेगा, तो मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूं कि वो आपकी लड़ाई नहीं होगी, उसके बाद की लड़ाई, उसके बाद की लड़ाई हरक सिंह की होगी, रमोला की, अंशा की होगी, हमारे साथ सुधीर भाई की होगी, हम सब साथ होगी। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रेम भाई के भी बहुत सारे यहाँ साथी बहुत नजदीक है, हाथ खड़ा करो कोई नजदीक है, लेकिन
जो प्रेम भाई के नजदीक है, प्रेम अग्रवाल जी के। वो आके भी थोड़ी गलती अरे मुझे मालूम है वैसे खड़ा हो गया बस शांति। मैंने इसलिए कहा कि बहुत देर से आप लोग बहुत दुखी थे, तो हंसने के लिए भी तो कोई चीज है ना। ऐसा कई बार क्या आता है, दुख में भी हम दुखी होते हैं, हम किसी का दुख व्यक्त करने लगे तो और माहौल खराब हो जाता है। तो मैं इसलिए प्रेम भाई से जुड़े हुए कुछ लोग होंगे, मीडिया के लोग हों, या नहीं तो ये सब यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, तो मैं कह रहा हूँ प्रेम भाई से कह रहा हूँ कि भाई इन लोगों की समस्या का समाधान कर दो, और आप लोग भी आराम से जाओ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई प्रेम से आपका कोई दुश्मनी थोड़ी है। आपने वोट दिया है, जिसने देखो जब विधायक बन गया, जिसने दिया, जिसने रोमलो को वोट दिया, लेकिन जीत प्रेम भाई गया। तो जिसने रोमलो को भी वोट दिया, उसके विधायक को न प्रेम है कि नहीं? तो जिम्मेदारी प्रेम भाई की, जो जीता वो सिकंदर। तो ये प्रेम भाई की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय न हो। हमारे लिए है रमोला जी, तुम्हारे लिए रमोला जी हैं, लेकिन एज ए विधायक तो वही है ना, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। तो मैं क्यों फिर रमोला जी है कि नहीं है जिम्मेदारी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग एक बार बातचीत करो। कहले भैया देखो बहुत हम 36 दिन हो गए, हमारी भी लंबी स्थिति नहीं है, और आज कोशिश करो आज बात करने के लिए, क्योंकि अरे भैया तुमको एक चीज सुनो यार, एक चीज सुन, मैं नहीं दे दूंगा। मैं एक कह रहा हूँ, अगर वो घर पे नहीं भी हैं, अरे यार सुन तो लो, आप सुन लो मेरी पूरी बात। अरे सुन तो लो मेरी बात। आप ज्यादा लोग नहीं, 50-60 महिलाएं, और जाके उनके घर पे चले जाओ, उनका स्टाफ फोन पे मिला बात कराएगा, क्योंकि कल वन विभाग के लोग आ जाएंगे, फिर मारपीट होगी, केस दर्ज होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं आज आपसे, आज ऑफिस में है, अब ये नहीं ठीक है ना? ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका आज समाधान निकालना आज ही जरूरी है। क्योंकि अधिक एक चीज सुनो, पहले फिलहाल चाहे इतना निकल जाए कि भाई फिलहाल कल के बजाय देखो, कल के बजाय देखो आज अभी तात्कालिक हमारे सामने समस्या क्या है? कल की समस्या। पहले हमको कल का दिन टालना है। अब कल वो आ जाएंगे मानव प्रसाद के लोग, उनकी कोई गलती नहीं है, अधिकारी की कोई गलती नहीं है। तो नतीजा क्या होगा कि जब वो कल कोई घटना हो गई तो फिर उसको फिर माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए आज कुछ लोग 50-60 लोग, सब लोग मत जाओ, घर पे जाओ, उनका स्टाफ बात कराएगा फोन से। उन्हें भैया फिलहाल तो यह है कि जब तक तुम आते नहीं हो यहाँ, तुमने हमसे वायदा किया था कि कुछ नहीं होगा, तब तक जब डीएम को कह दो, सोनिका को, कि फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई न करे। बिना डीएम के परमिशन के थोड़ी डेफो कुछ काम कर पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे डेफो ने कहा है कि सर डीएम कह देंगे तो हम टाल सकते हैं कल का कार्यक्रम। तो जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो पहला चरण हमको पहला जो करना है कि कल को टालना है, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी ओर से अधिकारियों से बात कर रहा हूं, कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं। मैं जब आया तो मैंने पूरा सभी अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि सभी अधिकारी कहीं न कहीं मेरे विभाग में मेरे साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने तो पर्सनल लेवल पे बातचीत करी उनसे कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे इस घटना को टाला जा सकता है। मैंने डीएम से बात करी, वो मेरे साथ काम कर चुकी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं, संदीप भाई, सुदीप भाई, ठीक है ना, एक बार सबसे बात कर लो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसी लड़ाई नहीं है जो लोग, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं तो खाली तो करना ही पड़ेगा। क्यों खाली करना पड़ेगा भाई? मुझसे ही कह रहे थे बहुत सारे लोग, मुझसे लोगों ने कहा आप मत जाओ, आप मत जाओगे तो खाली तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई क्यों करना पड़ेगा खाली?
ऐसा तो नहीं है कि ऐसे उठा देगा कोई। ठीक है, अरे हमारा किराएदार रहता है तो उसको ऐसे थोड़ी कि उसका बोर बिस्तर हम रात को फेंक देंगे। बात कोई कानूनी प्रक्रिया होगी। कहां जाएगा इस बरसात में, कहां जाएगा? वैसे तो बरसात में तो वैसे भी इन 3 सितंबर तक तो वैसे भी नहीं खाली कराना चाहिए, क्योंकि इस समय बरसात का समय, कहां सामान लेके कोई जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आपके संघर्ष को ईश्वर चाहे निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, और हम पूरी तरह आपके साथ, केवल राजनीति के लिए नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको राजनीति से ऊपर करना चाहिए, राजनीति से ऊपर सोचना चाहिए। राजनीति करने के बहुत सारे अवसर आएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार बहुत दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।